अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बाकर अब्बास जाफरी। एग्रीकल्चर हैज़ बीन अ काउंटर स्टोन व्हेन इट कम्स टू द नेशंस इकोनॉमी। पाकिस्तान के अंदर अगर जायज़ा लिए जाए तो इस साल का जो एनुअल ग्रोथ टारगेट स्टेट बैंक की फिगर्स बताती हैं वो 2.8% था, जो कि स्टेट बैंक की जो फर्स्ट क्वार्टर की फिगर्स आई उसमें बताया गया। एंड वी आर वेल ऑन ट्रैक कि हम वो टारगेट अचीव करें प्रोडक्शन में, लेकिन बहुत गुंजाइश बाकी है एग्रीकल्चर में ग्रोथ की, एफिशिएंसी की। दैट विल बी अ की टॉपिक दैट वी विल डिस्कस। अगर हम शेयर देखें एग्रीकल्चर का तो अराउंड 9.5 टू 20%, 19.5 टू 20% जीडीपी में शामिल है। सो द प्रेफरेंस हैज गॉन टुवर्ड्स द इंडस्ट्री एंड सर्विसेज सेक्टर और श्रिंक हो रहा है, लेकिन लेबर फोर्स अभी भी 40% से जायद एग्रीकल्चर सेक्टर में अपनी एम्प्लॉयमेंट लेती है। सो अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो एग्रीकल्चर सेक्टर में एफिशिएंसी का लाना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर यहां पे आप एफिशिएंसी नहीं लाएंगे, यील्ड्स नहीं बढ़ाएंगे, अपनी प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे तो कीमतों में इस्तेहकाम लाना बहुत मुश्किल है। आज इन्हीं तमाम टॉपिक्स पे डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ बहुत ही एक्सक्लूसिव पैनल ऑफ गेस्ट मौजूद हैं। मैं अपने लेफ्ट से तारुफ करना चाहूंगा मिस्टर वहीद अहमद, जो कि पैट्रन इन चीफ हैं ऑल पाकिस्तान फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर एसोसिएशन का। इनसे जानेंगे कि कहाँ एफिशिएंसी लाना बहुत जरूरी है, एक्सपोर्ट में हम कहाँ खड़े हुए हैं, प्रोडक्शन साइड पे हमें क्या इंप्रूवमेंट्स आनी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। देन हमारे साथ मौजूद है मिस्टर आसिम बशीर खान साहब, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, खास तौर पे एग्रीकल्चर, इनकम टैक्स और एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ से मुतालिक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनसाइट्स ये आपसे शेयर करेंगे आज। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। देन वी हैव विद अस मिस्टर आगा जफरुल्लाह दुरानी साहब, जो कि सीईओ हैं दुरानी फार्म्स के और वो एक्स डीजी भी हैं, एग्रीकल्चर से ताल्लुक है इनका भी, इनके अपने फार्म्स हैं। ये प्रोडक्शन साइड आपसे शेयर करेंगे कि कहाँ इनको मुश्किलात आती हैं, कहाँ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। प्लस कोई प्रोग्राम हमारा खाली नहीं होता जब तक हम टेक्नोलॉजी को इनपुट में ना लेकर आए, टेक्नोलॉजी की इंक्लूजन नहीं करें। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अकबर अली, जो कि एग्रीटेक एंटरप्रेन्योर हैं। अगर यहाँ से आपको पाकिस्तान को अपनी यील्ड्स बढ़ानी है, प्रोडक्शन बढ़ानी है, ऐसी वैरायटीज इंट्रोड्यूस करानी है जो कि ज़्यादा वाटर इंटेंसिव नहीं हो, तो एग्रीटेक में ग्रो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। बट बिफोर वी मूव ऑन, हम कुछ की स्लाइड्स देखते हैं और डिबेट बिल्ड करते हैं यहाँ से। अगर एग्रीकल्चर की हमें कुछ स्लाइड्स दिखाई जाएं, ग्रोथ टारगेट्स बताए जाएं तो दैट वुड बी ग्रेट। अगर प्रोडक्शन टीम कैन रन जीडीपी ग्रोथ टारगेट्स तो उससे काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट हमें देखेंगे कि इंसाइट मिलेगी। अगर आप देखें अपनी स्क्रीन पे जो टारगेट्स आपके सामने आ रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के राइट टॉप के ऊपर, तो अगेन टारगेट अच्छे हैं। हमने इस साल की जो ग्रोथ दिखा रही है, खासतौर पे फार्मर सब्सिडीज जो दी गई हैं, फर्टिलाइजर में जो सब्सिडी दी गई है, उससे एक बार फिर देख रहे हैं कीमतों में इस्तेहकाम आ रहा है। बट इज दैट इनफ? आगे हमारी पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है? दैट्स अ क्वेश्चन नंबर 1 दैट वी विल बी आस्किंग। अगर आप मजीद आगे चलें एंड वी कैन टॉक अबाउट सम ऑफ द अदर स्लाइड्स, तो हम शेयर देख सकते हैं निस्बतन 22% से 20% के अराउंड रहा है एग्रीकल्चर का, ये ग्रो नहीं हो पाया और इधर टेक्नोलॉजी की इंक्लूजन भी नहीं हो पाई। तो यहाँ क्या मसले मसाइल हैं इसको भी हम डिस्कस करेंगे। इफ़ यू कैन मूव फॉरवर्ड फर्दर तो हम एक और सवाल उठाते हैं। अगर ओवरऑल वाटर अवेलेबिलिटी देखें तो वो निस्बतन कम रही है, जितनी भी एवरेज हमें डिमांड रिक्वायर्ड थी उसके मुकाबले में ग्रेजुअली पिछले 10 साल में हमें वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो ग्रेजुअली रिड्यूस होती चली गई है। दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यहाँ से वाटर अवेलेबिलिटी को किस तरह मुमकिन बनाया जाए। डैम की कंस्ट्रक्शन और वाटर की वो वेराइटीज इंट्रोड्यूस कराना जो कि कम इंटेंसिव हो, पानी का कम इस्तेमाल कर रहे हो, उसको किस तरीके से मुमकिन बनाया जाए। दैट्स अ क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हम पूछेंगे। अगर मजीद आप आगे चलें और हम कॉटन क्रॉप की बात करें तो कॉटन की यील्ड्स अगर आप देखी जाए तो दुनिया भर में पाकिस्तान का अगर मवाजना की जाए तो अराउंड 618 केजी पर हेक्टर पाकिस्तान की यील्ड है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो 1900 किलोग्राम पर हेक्टर की यील्ड है ऑस्ट्रेलिया की। अगर चाइना की बात की जाए तो 1842 किलोग्राम पर हेक्टर की यील्ड है। तो दैट नाउ यू सी देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, 2 to 3 टाइम्स पोटेंशियल है। यहाँ से आप अपनी यील्ड्स बढ़ा सकते हैं इफ यू जस्ट ब्रिंग इन द राइट मेथड। और आप एग्रीकल्चर का जो जीडीपी में जो आउटपुट में जो रोल है उसको आप 3 टाइम्स ग्रो कर सकते हैं जस्ट बाय ब्रिंगिंग दी एफिशिएंसी जो ऑलरेडी पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में कमर्शलाइज हो चुकी है। सो देयर इज नथिंग इनोवेटिव अबाउट इट, यू जस्ट हैव टू ब्रिंग इन दैट इनोवेशन इन पाकिस्तान। अगर मजीद हम आगे चलें और देखें कि कॉटन की जो क्रॉप का जो एरिया है कॉटन का वो भी ग्रेजुअली हम देख रहे हैं रिड्यूस हो रहा है। इस पर जानेंगे क्यों कॉटन ज़्यादा प्रेफर नहीं की जा रही, क्यों यहाँ कल्टीवेशन नहीं हो रही। अभी रिसेंटली देखा जब टेक्सटाइल सेक्टर एक्सपोर्ट दिखाने की बारी आई तो सारी कॉटन इंपोर्ट किया और उसने अगेन आपके जो करंट अकाउंट डेफिसिट पे नेगेटिव असर डाला और आप कंटिन्यूसली सरप्लस में जा रहे थे 4-5 महीने से और फिर डेफिसिट में आ गए। अगर इफ़ यू कैन मूव फॉरवर्ड फर्दर फ्रॉम हेयर तो आप अगेन देखें कॉटन को
जो ओवरऑल प्रोडक्शन है वो बहुत ही स्टीप डिक्लाइन हम देख रहे हैं, गुज़िश्ता 2 से 3 साल में पीक आउट किया और अब डिक्लाइन देखा जा रहा है। सो अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर हियर ऑन द टेबल। सबसे पहले सर आपसे आगाज करना चाहूँ, व्हाट्स योर फीडबैक ऑन दैट? पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा पीटीवी का कि सब पैनलिस्ट को या एक्सपर्ट्स को बिठाया है कि हम भी एक दूसरे से कांटेक्ट में होंगे। ज़ाहिर बात है फिर आवाम को भी एक अच्छा यहाँ पे सीखने को मिलेगा। बात ये है कि आपने बात की कि पाकिस्तान में वीट की बात की, आपने कॉटन की बात की है। मैं थोड़ी और बात इसमें डाल दूँ, आलू ले लें, प्याज ले लें, कोई फ्रूट्स ले लें या शुगर केन ले लें, हर एक प्रोडक्ट की यील्ड कम है। हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसलिए हमारी बढ़ जाती है। मैं तो हर जगह एक बात कोट करता हूँ कि पाकिस्तान के जो लोग हैं महंगी तरीन रोटी खा रहे हैं इस टाइम। ठीक है, अगर कंपेयर मैं अपने पड़ोसी मुल्क से भी करूँ और दूसरे मुल्कों से भी करूँ। बात यह है कि अगर हम इन 20 सालों की बात करें तो कोई एग्रीकल्चर के ऊपर कोई फोकस नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उस वक्त हमारे पास इतने बड़े चैलेंजेस नहीं थे, इसलिए हुकूमतों ने फोकस नहीं किया। ग्लोबल वार्मिंग नहीं थी, क्लाइमेट चेंज नहीं उस तरीके से हो रहा था। ये तो जो ग्लोबल और क्लाइमेट चेंज आप देख रहे हैं तो 6-7 सालों के अंदर आ रहा है। आप सब अलार्मिंग हो गए क्या कि आपकी हील्ड पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट है, इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है। हम ये कहते हैं कि जी करना क्या है, और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अभी 2 दिन पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि हम फार्मर्स को बहुत अच्छा पैकेज देने लगे हैं। मैं ज़रूर कहूँगा कि वो पैकेजेस के जो पैकेज आप देंगे उसमें शॉर्ट और लॉन्ग टर्म ज़रूर होना चाहिए। मैंने यही देखा इन 10 सालों के अंदर, शायद इससे भी ज़्यादा हो, कि हम लोग अपने लोगों को शॉर्ट टर्म में तो खुश कर देते हैं सब्सिडियां दे के, मगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाते। इसलिए आज हम 2021 में इस वजह से सबसे बड़े प्रॉब्लम में इशू आ गए हैं कि हम इंपोर्ट वीट भी कर रहे हैं, हम इंपोर्ट शुगर भी कर रहे हैं, हम इंपोर्ट कॉटन भी कर रहे हैं। तो कौन से हम ज़रूरी मुल्क में बैठे हुए हैं? इंसेंटिवाइज नहीं की गई। तो हमें एक विजन के साथ चलना पड़ेगा कि हमने सीड्स के ऊपर पहले फोकस करना पड़ेगा, न्यू वैरायटीज़ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अच्छा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमें अगर हम नहीं कर सक रहे, अगर हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो हम अपने पड़ोसी हमारा आयरन फ्रेंड जो है चाइना, उनसे हम मदद ले सकते हैं। किस तरीके से हम अपनी वैरायटी को जो चाइना में उग रही है या दूसरे मुल्कों में जो आपके दोस्त हैं वो लाएं पाकिस्तान में और इम्प्लीमेंटेशन करें। मैं आपको यहाँ एग्जांपल दूँ, फ्रूट एंड वेजिटेबल की जो टोटल प्रोडक्शन है पाकिस्तान की 15 मिलियन मेट्रिक टन है, इसको आपने डबल कर देना है। सरप्लस होगी तो एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी, किसान को भी रोजगार अच्छा मिलेगा, और बात ये है कि और मुल्क में डॉलर भी आएंगे। बिल्कुल, दुरानी साहब की तरफ आऊंगा। दुरानी साहब, आप ये बताइए कि गवर्नमेंट से अब आपको क्या चाहिए, क्या एग्जैक्टली डिमांड है जो मजीद आप कॉस्ट साइड को कम करने के लिए आप एक्सपेक्ट करते हैं? जी, मुख्तलिफ जो क्रॉप्स हैं उसके लिए मुख्तलिफ, जैसे काटन की आप जिक्र कर रहे हैं, काटन में सबसे जो बड़ा फुकदान है वो सीड का है। सीड हमारे पास बिल्कुल नहीं है काटन का, जो हाई यील्ड वैरायटी का हो, जैसे आप बता रहे थे ऑस्ट्रेलिया है या चाइना से, वो सीड जो है मिलना चाहिए। अगर सीड मिलेगा तो ग्रो करेंगे ग्रोवर्स पे। सीड लेने के लिए आप किसी गवर्नमेंट के इदारे पर रिलाई करते हैं या प्राइवेट सेक्टर से आप बाय कर सकते हैं? प्राइवेट सेक्टर को अगर गवर्नमेंट को किसी पॉलिसी की तहत इजाज़त देंगे लाने के लिए तो इंपोर्ट करेंगे, तो मार्केट में होगा लेंगे, लेकिन सीड अवेलेबल नहीं तो कहाँ से लेंगे? सही है, सही है। आज से तकरीबन 4-5 साल पहले या 6 साल पहले, 8 साल पहले कुछ सीड लाए थे, कुछ ऑस्ट्रेलिया से लाए थे या कुछ बाहर से लाए थे, तो उसमें से यील्ड बड़ी थी। हमारी कॉटन की यील्ड भी 70 मन तक गई थी, 80 मन तक गई थी। अभी कोई 15 मन से ऊपर नहीं जा रही है। तो क्यों वही जमीन है, कंटिन्यू क्यों नहीं किया गया? वही बीज नहीं है ना। सही है, तो वो उसको कंटिन्यू उस पॉलिसी को नहीं किया, एक बार लेकर आए। हम तो फिर कहते हैं कि गवर्नमेंट को अच्छा बीज इंपोर्ट करे और ग्रोअर को दे। ये चीज़ होती है कि अच्छी इंपोर्ट करके और सब्सिडी गवर्नमेंट को, ग्रोअर्स को दे, तो फिर काम होगा। दूसरी बात, पानी का मसला है, पानी भी टाइम पे मिलना चाहिए। सही। अभी हमने ज़मीन तैयार की हुई है और पानी टाइम पे नहीं है। हर एक इसका एक घंटे का हिसाब होता है, दिन का हिसाब होता है, क्लाइमेट का होता है कि किस वक्त लगानी है, किस वक्त नहीं लगानी। सो वाटर मैनेजमेंट इज अनदर इशू। एनएच बिल्कुल ही है। तो अभी ड्रिप पे भी लोग जा रहे हैं कि पानी को कंजर्वेशन करने के लिए ड्रिप पे जा रहे हैं, लेकिन ड्रिप पे कास्ट बढ़ी आ रही है। ठीक है। उसके जो पाइप है, हम चाइना गए थे तो देखा था गोबी डिजर्ट में लगाया था ड्रिप, उधर ही फैक्ट्री लगी हुई थी, उधर ही पाइप बन रहे थे। अब इंडिया में भी जैन वाले बना रहे हैं जो है, तो वो 15 रुपये या 20,000 रुपये एकड़ पे कास्ट आती है। सही है। यहाँ पे पाइप इंपोर्ट करके लगाते हैं तो तकरीबन कास्ट 80-90,000। इस साइड पे कुछ सब्सिडी नहीं है? सब्सिडी अभी गवर्नमेंट दे रही है। ठीक है, गवर्नमेंट दे रही है, 40-60 पे दे रही है कि 40 जो है गवर्नमेंट 60% दे रही है, गवर्नमेंट दे रही है 40%, 60% ग्रोअर है। लोग अब इस पे जा रहे हैं,
लेकिन फिर भी कास्ट हाई है बड़ी। सही है। 1 लाख 1.25 लाख रुपया दे कहाँ वो इंडिया में हो या कहीं और भी जो कम कास्ट आ रही है। और फिर लाइट के बिल्स जो होते हैं, ये सारे जो जितनी भी ये बर्डन पड़ रहा है, यूरिया आप तो कहते हैं कि सस्ता दे रहा है, लेकिन गिरोवर बेचारे का, ये छोटे गिरोवर का ये हाल होता है कि वो उनको टाइम पे अभी फास्फोरस चाहिए, दूसरे फर्टिलाइजर चाहिए, वो महंगे हैं, 4,000 रुपये बोरी है, तो वो कहता है भी सब्सिडी दी है आपको फार्मर्स लेकिन को फिर भी देखे ना यूरिया, अगर वो कहता है कि एक यूरिया से मेरा काम चल जाए, वो सस्ती है के लिए यूरिया लेके डालता है, लेकिन उससे उसका काम नहीं होगा, यील्ड नहीं बढ़ेगी, वो अफोर्ड ही कर सकता है कि दूसरा डीएपी वगैरह। तो इन चीज़ों में भी जो है ना और रियायत होनी चाहिए कि वो ले ले आराम से। सही है। आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किए। देखें फंडामेंटल मसला क्या है, क्योंकि ये तो बुनियादी सवाल है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई है जिसकी तरफ इशारा किया गया, सब्सिडीज दी गई हैं बट स्टिल दे आर नॉट इनफ। फार्मर्स को अच्छी खासी अभी फर्टिलाइजर में सब्सिडी दी गई है इस साल के अंदर, लेकिन अभी काफ़ी नहीं है। बुनियादी मसला क्या है एग्रीकल्चर का, ये ज़रा आसानी से बताइए हमारे, ताकि नाज़रीन समझ सकें उर्दू में। शुक्रिया बाकर। देखिए, एक चीज़ तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी के एतबार से कही वहीद साहब ने कि हम सबसे महंगी रोटी खा रहे हैं, दैट्स राइट। फिर दूसरी जो अहम बात है वो टेन्योर क्लासिफिकेशन हम एग्रीकल्चर में कहते हैं कि फार्मिंग ऑपरेशंस कैसे हो रहे हैं। तो पाकिस्तान जब बना था तो फार्मिंग ऑपरेशन प्रीडोमिनेंटली शेयर क्रॉपिंग बेस्ड थे। तो शेयर क्रॉपिंग के बारे में कहा जाता है इसकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। अब पाकिस्तान की इतनी एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है कि पाकिस्तान में अब 90% एग्रीकल्चर जो है वो ओनर सेल्फ कल्टीवेशन बेस्ड हो रही है। अब पूरी दुनिया में जहां जहां आसानी से बताइएगा। इसको ओनर सेल्फ कल्टीवेशन का मतलब है कि जो जमीन के मालिक हैं वो जमीन को खुद कल्टीवेट कर रहे हैं, अपनी जमीन पे अपनी जमीन पर खुद खेती बाड़ी कर रहे हैं, या तो वेज लेबर के जरिए कर रहे हैं या बजाते खुद कर रहे हैं। सही है। अब जहां भी ये ट्रांसफॉर्मेशन दुनिया में हुई है वहां प्रोडक्टिविटी बहुत स्टीप, बहुत तेजी से ऊपर गई है। सही है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। 90% एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट्स आ जाती हैं, एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट आ जाती हैं। अब शेयर क्रॉपिंग में मॉरल हैजर्ड होता है, इसलिए कि शेयर क्रॉपर कैसे काम कर रहा है जमीन पर आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जो ओनर है वो शेयर क्रॉपर को ऑब्जर्व नहीं कर सकता। फिर शेयर क्रॉपर को यील्ड बढ़ाने का इंसेंटिव नहीं है, उसे पता है कि यील्ड बढ़ेगी तो वो शेयर हो जाएगी। एक तो ये बहुत मुअम्मा है पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान में ये ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई लेकिन प्रोडक्टिविटी। तो कितना परसेंट शेयर क्रॉपर्स के पास है, कितना परसेंट इस वक्त? तकरीबन 90% सेल्फ ग्रोअर्स के पास है। ठीक है, 90%। और जब पाकिस्तान बना था तो 60% शेयर क्रॉपर्स के पास था। तो ये तब जो जितनी पाकिस्तान 90% आप बोले शेयर ओनर्स के पास, ओनर्स के पास है तकरीबन, और फिर भी वो अपनी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा पा रहे। प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा पा रहे। लीड्स अस टू अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्यों आप मालिक होने के बावजूद प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा पा रहे। अब दूसरे पाकिस्तान में आपने सब्सिडीज की तरफ इशारा किया कि सब्सिडीज बहुत ही इनएफिशिएंट है। एग्रीकल्चर बजाते खुद तो इनएफिशिएंट है ही, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। सब्सिडीज पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये है कि ब्लैंकेट सब्सिडीज हैं। अब वो ब्लैंकेट सब्सिडीज कंजम्पशन बेस्ड हैं, जिसकी कंजम्पशन जितनी ज़्यादा है वो उतनी ज़्यादा सब्सिडी इंजॉय कर सकेगा। अब किसी के पास 2000 अगर वो हैं ट्यूबवेल्स हैं तो उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है उन ट्यूबवेल्स पर और पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर सब्सिडी है वो ज़्यादा एंजॉय करेगा। अगर फर्टिलाइज़र पर सब्सिडी है पर बैग तो जिसने ज़्यादा बैग यूज़ की वो ज़्यादा एंजॉय कर सकेगा। ये टारगेटेड नहीं है सब्सिडी और स्मॉल फार्मर्स को नहीं पहुंचती। तो पाकिस्तान में स्मॉल फार्मर्स जो हैं जिनकी 12.5 एकड़ से कम ज़मीन है या सबसिस्टेंस जिनके पास लैंड है, कितना परसेंट है वो पाकिस्तान का 64% है तकरीबन। टोटल जो फार्मर्स हैं उनका 64%। तो आप कहना चाह रहे हैं सब्सिडीज रिग्रेसिव होनी चाहिए? रिग्रेसिव होनी चाहिए और प्रोग्रेसिव नहीं होनी चाहिए, वेल टारगेटेड होनी चाहिए सब्सिडीज। ठीक है, सब्सिडीज वेल टारगेटेड हों और आइडेंटिफाई किया जाए किसे सब्सिडी की जरूरत है किसे नहीं। अभी भी हम ये पजल नहीं सॉल्व कर पाए कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप जमीन के मालिक हैं, आप फिर भी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा, आप इंसेंटिवाइजेशन नहीं है आपकी कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, जबकि आप अर्निंग कर रहे हैं लेकिन वो डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं दिखा रहे और टैक्स भी नहीं पे कर रहे। अब दूसरा मसला टैक्सेशन के हवाले से आ जाता है। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हाईली अंडर टैक्स सेक्टर है, ओवर सब्सिडाइज्ड है और अंडर टैक्स। ये बात आप कैसे कह रहे हैं? ये ऐसे कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान का कंसोलिडेटेड टैक्स कलेक्शन है उस कंसोलिडेटेड टैक्स कलेक्शन में लेस देन 1%, तकरीबन 0.5% के करीब टैक्स है जो पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर से, जबकि इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इस साल रफली 19.5% है, तकरीबन 1/5 ऑफ योर इकोनॉमी। और आपकी जो लेबर फोर्स है उसका तकरीबन 44% है, जबकि इससे टैक्स कलेक्शन 0.5% के करीब है। फिर वो कह देते हैं ना कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, वो सारी डिबेट ही डिफरेंट हो जाती है कि हम कैसे करेक्ट करें। अब चूंकि प्रोविंशियल सब्जेक्ट तो जीएसटी ऑन सर्विसेज भी है, जीएसटी ऑन सर्विसेज पर सारे सूबों ने बहुत रिमार्केबली अच्छा परफॉर्म किया
और सूबों की जो फिस्कल सस्टेनेबिलिटी इंप्रूव हुई है, चूंकि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, चूंकि उन्हें पता है। अब यहाँ से भी एक सूबों के लिए भी बड़ी मॉरल हैजर्ड प्रॉब्लम है। सूबों का कंप्लीट रिसोर्स पूल जो है उसमें से सिर्फ एक टैक्स है जीएसटी ऑन सर्विसेज, जिस पे 60% से ज्यादा टैक्स आप कलेक्ट ये हो रहा कहना चाह रहे हैं कि वो सेक्टर जिस पे टैक्स लगाने से जो बड़े जमींदार हैं, जो पावर सर्कल्स में भी बैठे हैं, उनको भी नुकसान होगा, तो वो उस सेक्टर को नहीं फोकस कर रहे, exactly. जबकि सर्विसेज जिसमें वो खुद उनका शेयर नहीं है जीडीपी के अंदर, Exactly. उसको वो लगाने पे टेक्नोलॉजी भी लेकर आ रहे हैं, एफबीआर को भी फाल कर रहे हैं, सब चीजों को बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? यस इट इज एग्जैक्टली। देखिए ना, पूरा जो पॉलिटिकल इकोनॉमी साइकिल है, अब ये 1947 से लेकर आज तक एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेशन, और वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। इसी डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ अकबर भी मौजूद है। अकबर, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि टेक्नोलॉजी का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए एग्रीकल्चर में यील्ड बढ़ाने के लिए या पर एकड़ क्रॉप के आउटपुट बढ़ाने के लिए। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट, थोड़ा सा बताइएगा। सो जिस तरह से जो है हमारे भाई ने कहा कि जो है चाइना से या किसी और ममालिक से हमारे जो है सीड इंपोर्ट किए जाएँ ताकि बेहतर जो है क्रॉप हो। जो हमने डिक्लाइन देखा कॉटन का कि अचानक से जो है बहुत ज़्यादा बूम हुआ और दैन जो है वो डिक्लाइन की तरफ गया, उसकी मेजर वजह ये है कि आपने इंपोर्ट तो किया लेकिन उसको एक्लेमेटाइजेशन की प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं किया। इससे क्या मुराद है कि आपने जो है अपने जो लैंड रेसिस लोकल जो आपके बीज हैं उनके साथ उनको हाइब्रिडाइजेशन नहीं की, उसका जो है प्रोसेस फॉलो नहीं किया, ताकि आपके पास जो लैंड रेसिस होती हैं हम ये क्यों नहीं कर पाए? ये क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हमने ज़्यादा फोकस इंपोर्टिंग पे किया रादर देन कि हम लोग जो है यहाँ पे अपने बीज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे फोकस नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया। उस पर जो है साथ साथ कुछ चीज़ें और हम लोगों ने मिस की, वो ये कि हमने अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ना सिर्फ जो मिनरल्स हैं उसके अलावा हमारे पास कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे हैं जो एज अ वेस्ट हम लोग जो काउंट करते हैं, उनको यूटिलाइज़ नहीं किया। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज में हमारे पास बैक्टीरिया और फंगस भी आते हैं। वो बैक्टीरिया और फंगस जो है अगर हम प्रॉपर वे में यूटिलाइज़ करें तो हमारी खुद जो पैदावार है वो 10 से 25% तक जो है ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, गुंजाइश अभी 3 से 400% ज़्यादा की है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर आप जो है जो मैंने बात की एक्लेमेटाइजेशन की, जिसमें हम लैंड रेसिस को आपके जो इंपोर्टेड आइटम्स हैं उनके साथ, इंपोर्टेड बीज हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके जो इंपोर्टेड बीज है उनकी क्वालिटी इन्हांस हो जाएगी। अच्छा, मुझे ये बताइए, यही तमाम चीज़ें टेक्स्ट बुक में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पढ़ाई जाती हैं, सही है, और अच्छे खासे इलाकों में अब ये काफ़ी प्रमोट भी किया जा रहा है और फार्मिंग को भी प्रमोट किया जा रहा है। हम अब तक इसको प्रॉपर तौर पे कमर्शलाइज क्यों नहीं करा पाए? व्हाट इज़ योर इनसाइट सेइंग? उसमें जो मेजर एक जो ड्रॉबैक है वो यहाँ पे ब्रीडर्स राइट, जो बंदा ब्रीडिंग कर रहा है एक क्रॉप की, फॉर एग्जांपल वो कपास का जो बीज है वो लोकल लैंड रेसिस के साथ जो है उसका जो है हाइब्रिडाइजेशन करवा रहा है। हाँ, आसान अल्फाज में बताइए, उसका जो है मिलाप करवा रहा है एक तरह से, ठीक है। आपने एक इम्पोर्टेड बीज को जो है लोकल जो आम बीज है उसके साथ जब मिलाते हैं तो आपके पास ऐसा बीज आता है जिसमें लोकल भी वैरायटी के जो है जीन्स हैं और इंपोर्टेड वैराइटीज़ की भी, तो उसकी यील्ड भी बढ़ रही है और साथ में जो यहाँ के इंसेक्ट हैं, जरासीम हैं, उनसे भी महफूज जो है रखने की सलाहियत, इम्यूनिटी भी बढ़ रही है। तो इस तरह से जब होगा कि तो आपकी यील्ड भी बढ़ी और इम्यूनिटी भी बढ़ी, तो आपकी प्रोडक्टिविटी इन्हांस हो जाती है इस तरह से। ये क्यों नहीं इसको ब्रीडर्स का राइट यहाँ पे जो है वो वायलेट ज़्यादा होता है। यहाँ पे अगर एक बंदा जो है ब्रीडिंग करने जाता है तो उसको 11 साल लग जाते हैं एक बीज को इंट्रोड्यूस करवाने में। सही है। यही चीज़ हमारे फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड में भी है कि अगर यहाँ पे लोकली आप प्रोडक्शन करते हैं तो उसको 3 से 4 साल लगते हैं टेस्टिंग में ही। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर हम आज इरादा करें तो 8 से 10 साल कम से कम लगेंगे हमें। तो इस तरह के लॉज में बाहर जो है के ममालिक में इस तरह की जो है टेक्नोलॉजी भी अडॉप्ट हो चुकी है कि विद इन अ ईयर और 2 ईयर वो आपके जो है सीड को जो है 100% प्योर जो है बना सकता है। तो वो टेक्नोलॉजी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कुछ लोगों ने करवाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे मसला क्या है, यहाँ पे जो इदारे हैं उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उनको उस प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये प्रोसेस, तो कैपेसिटी का भी इशू है यहाँ पे अभी। बिल्कुल ऐसे एज ऑफ टुडे यहाँ पे जो इदारे हैं जिनको जो है इन चीज़ों के बारे में कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है कि वो इंटरनेशनल टेक्नोलॉजीज़ जो चल रही हैं उनके हिसाब से जो है वो अपने इल्म को जो है बढ़ा सकें। ठीक है, तो दुरानी साहब, दैट लीड्स अस टू अनदर क्वेश्चन कि आप इवेंचुअली आपको कोई इंपोर्ट करना है और कोई कमर्शलाइजेशन करके लॉज को तब्दील करना है, इज दैट इट? ये है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म होनी चाहिए। जी जी। शॉर्ट टर्म में तो
बीज जो है इंपोर्ट करने चाहिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म में जो है ना अपना रिसर्च करें या ब्रीडर्स अपनी ब्रीडिंग करें, जितने सीड की आगे चल के वो बन जाती है तो और अच्छी बात है कि यहाँ पे ब्रीडर काम करें। लेकिन शॉर्ट टर्म में अभी 1 साल 2 साल 3 साल के लिए इंतजार करें तो यील्ड तो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए पहले जो है ना इंपोर्ट करें और आगे ये भी जैसे कह रहे अकबर साहब के आगे ऐसी भी सोचे जो नई टेक्नोलॉजी करें तो बीज कुछ करें। ठीक है, तो इस चीज सारे बीजों में ऐसा होना चाहिए, सही। चाहे गंदम हो चाहे किसी भी हो तो उसमें होना चाहिए। इज देयर अ स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी के पाकिस्तान में बाकायदा इसको फोकस करके डिफरेंट क्रॉप्स को 5 साल 10 साल 15 साल के यील्ड के टारगेट्स बनाए जाएं? ये वही हिसाब से पूछूंगा, आपकी नज़र में है ऐसा? आपको कोई गवर्नमेंट का दायरा मिला? जो रिसर्च वाले काम कर रहे हैं लेकिन उतनी कैपेसिटी नहीं है उनकी। सही है, बहुत ही छोटी कैपेसिटी है, थोड़ा बीज निकाल सकते हैं लेकिन ग्रोअर्स बहुत हैं और लैंड हमारी बहुत ज़्यादा है, सबको चाहिए बीज। तो मैं तो कहता हूँ कि शॉर्ट टर्म में इंपोर्ट करें और उसी पे भी काम करें ब्रीडर के, तो वो भी करें तो ग्रोअर को जो है फ़ायदा होगा और हमारी कंट्री को भी फ़ायदा होगा, यील्ड इनहांस हो जाएगी। सही है। तो कॉटन वगैरह जो है ना हम इंपोर्ट किया तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वही साहब, आप ज़रा ये बताइएगा कि द आर्ग्यूमेंट इज़ कि अब तक जो पैसा खर्च किया एजुकेशन सेक्टर पे, खासतौर पे स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर साइड पे, दैट इम्प्लाइज कि दे डोंट हैव द कैपेसिटी कि वो तेजी से उसको आगे लेके चलें। दैट मीन्स वो संक कॉस्ट हो गई। यहाँ से व्हाट स्ट्रैटेजी डू यू रिकमेंड कि किस तरीके से आपको फास्ट पेस पे काम करके अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखें, पहले तो आप अपने जो एकेडमिया का जो सिलेबस है उसको बदलें। सही, ठीक है जी। आगे यूनिवर्सिटीज़ क्या पढ़ा रही है और दुनिया क्या पढ़ा रही है, कंपैरिजन करें आप, इसलिए कि बच्चे यूनिवर्सिटी से निकलते ही और वहीं रिसर्च होती है। और दूसरी बात एकेडमिया, इसलिए मैंने बात की कि जो भी कैरियर अपना करता है तो फिर वहाँ से शुरू करता है। आपको एकेडमिया को देखना पड़ेगा जहाँ पे हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं। दूसरा, आपको जिस तरह के नेशनल फूड सिक्योरिटी हमारा फेडरल है, उसके अंदर जो डिपार्टमेंट्स फॉल करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोडक्शन, जहाँ से आप अगर कोई सीड इंपोर्ट करेंगे तो उनसे आप इंपोर्ट परमिट लेंगे, उनसे अलाउ कराएंगे। अगर आप कोई सीड मंगाते हैं उसमें इतना बड़ा प्रोसेस है वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते। वहाँ पे 2 चीज़ें के इश्यूज़ हैं। एक तो उनके पास लोगों की कमी है, वो जो लोग हैं उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो समझ सकें। कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है, कैपेसिटी हर चीज़ के अंदर आपको चाहिए। वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट। जी हाँ, इसलिए कि आपकी एकेडमिया में भी ये प्रॉब्लम है, आपके हुकूमत के डिपार्टमेंट्स में भी ये प्रॉब्लम है, वो फेडरल हो या प्रोविंस हो। अगर मैं 18 अमेंडमेंट की बात करूँ, प्रोविंस की जिम्मेदारी आई मगर उनकी कैपेसिटी तो बढ़ाते। मैं अगर कंपेयर करूँ प्रोविंस को फेडरल को, मगर फेडरल बेहतर है, प्रोविंस तो बिल्कुल ही। इसलिए आपकी 7-8 साल से डिक्लाइन जो आ रहा है एग्रीकल्चर, मेन यही मकसद। अब मेरा ये कहना है कि सब्सिडी का पैसा पूरे साल में हुकूमत क्या दे रही है, ठीक है जी, कितने बिलियन रुपीस दे रही है, खुदा के वास्ते उसका 15% रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर लगा दें तो आने वाले दिनों में आपको सब्सिडी भी नहीं देनी पड़ेगी। एक इंटरेस्टिंग सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका जो इंटरेक्शन हुआ है गवर्नमेंट के इदारों में सो फार आपके करियर के अंदर, आपने कोई बाहर की टॉप यूनिवर्सिटी से PhD लेवल के क्वालिफाइड एग्रीकल्चरिस्ट से कोई आपका इंटरेक्शन हुआ है जो कि गवर्नमेंट के इदारों में हो और वो आपको फैसिलिटेट करें? व्हाट इज़ द लेवल ऑफ एजुकेशन दैट यू आर एक्सपेक्टिंग? देखें जी, गवर्नमेंट के साथ जो हुआ है, मैंने तो ऐसा शायद मे भी 1% देखा हो, ठीक है, मुश्किल से। मगर बात है कि हमारे लोगों के जो रिसर्चर हैं वहाँ कोई काम नहीं हो रहे। आप अगर बजट ही नहीं रखेंगे, मुझे बताया ना एग्रीकल्चर का बजट क्या है, फेडरल का क्या और प्रोविंस का क्या है, रिसर्च का क्या बजट है, कोई बजट नहीं है, पेनीस है। आपको बजट चाहिए तो फिर ये जो जितनी चीज़ें हम बातें कर रहे हैं यहाँ सब पैनल्स, ये फिर जाके ग्रो करेगा। हम बात कर रहे हैं कि जी हमारे जिस तरह वाटर मैनेजमेंट की बात की हमने, 90% पाकिस्तान का पानी इस्तेमाल होता है एग्रीकल्चर में, 60% पानी हम ज़ाया करते हैं। देखें, हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए, पानी कम देना और ज़्यादा देना दोनों नुकसान है क्रॉप के ऊपर। अब बात की डिप इरिगेशन, अब क्या प्रॉब्लम हो रही है, कॉस्ट ज़्यादा है। अब इस मुल्क के अंदर अगर हम चेंज करने लगे डिप इरिगेशन को तो हमें इंपोर्ट नहीं चाहिए, हमें इंडस्ट्री इधर ही लगे। सही है। और यहाँ पे इंपोर्ट बेचेंगे और क्या होगा कि हमें JV पे जाना पड़ेगा। पाकिस्तानी कंपनीज और जो बाहर की कंपनी जो बेस्ट है ना डिप इरिगेशन में, उनको आप ले आएँ, उनको आप बता दें कि जी यहाँ तो लाखों एकर्स, मेरा ख्याल है हर एक पॉपिन होगा यहाँ पे आके। सही। तो आई थिंक कि हमें इस तरह की मार्केटिंग करें, हम नहीं कर सकते, हमारी कैपेसिटी नहीं है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बैठे हैं और 10 साल का इंतजार करें। सही। मैंने आपको पहले भी कहा कि हम चाइना पे जाएं और जो हमारे अच्छे मुल्क हैं एग्रीकल्चर्स, इजिप्ट बहुत अच्छा है,
उनसे हम कुछ लेके आएँ, कुछ हम चाइना से लेके आएँ और ऑस्ट्रेलिया से लेके आएँ, कुछ ऐसे मुल्क हैं जो आपकी हेल्प करना चाहते हैं। ठीक है। तो मतलब कि दूसरे लोग आपकी हेल्प करना चाहते हैं और हम खुद ही नहीं चाहते। बहुत आगे इन टर्म्स ऑफ यील्ड्स, बहुत सारी बहुत बेहतर है। मैंने आपको कहा है किसी अभी मैं कीनिया और युगांडा के ऊपर एक रिसर्च कर रहा था, वहाँ के लोगों से भी बातचीत कर रहा था कि यार आप लोगों ने अपनी कूल चेन को कैसे मेंटेन किया है। वही बिजली, अब उन्होंने क्या सिस्टम किया, पूरा सोलर सिस्टम पे लिया है। उनके छोटे छोटे कोल्ड स्टोरेज है जहाँ पे फार्म लेवल पे लगाएं और वो सोलर सिस्टम से चल रहे हैं। उनका जितना भी फ्लो है, जो भी चीज़ें उनको इलेक्ट्रिसिटी से लिंक करता है, वो सब सोलर सिस्टम से। सोल्यूशन तो देयर इज अ सोल्यूशन। ठीक है। तो हमें अगर हुकूमत सब्सिडी दे तो एक सोलर सिस्टम पे दें। अगर हम किसान को कहते हैं जी आपकी कूल चेन नहीं, तो आप कूल चेन भी वहाँ बनाएं कोल्ड स्टोरेज के साथ, इसलिए कि आपकी मशीन और बिजली सबसे महंगा है ना जी। आपका सबसे आज इशू पाकिस्तान में बिजली है। तो जब तक हम ग्रीन एनर्जी पे नहीं जाएंगे तो मेरा ख्याल से ग्रीन एनर्जी से ये भी फ़ायदा कि एक तो माहौल आपका अच्छा होगा और हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। मैं वही कह रहा हूँ 72 साल में हमने अपने आप को एग्रीकल्चर में नहीं बदला। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि रीप्रायोरिटाइजेशन करनी होगी, बिकॉज जो टेक्सटाइल की पॉलिसी हम देखते हैं और उस पर प्रॉपर तौर पे ग्रोथ दिखाई जाती है, ऑटो की सेक्टर की पॉलिसी आती है, एग्रीकल्चर में रीप्रायोरिटाइजेशन अभी तक नहीं हमने देखी कि आपकी प्रायोरिटी है क्या अगले। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? देखें, जहां आप रीप्रायोरिटाइजेशन की बात कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर इज लिंक्ड विद फूड सिक्योरिटी, और इसके 3 बुनियादी एलिमेंट्स हैं कि जो क्रॉप्स ग्रो कर रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर, फूड शुड बी अवेलेबल टू यू, फूड अवेलेबिलिटी। दूसरा, फूड जो आपको अवेलेबल है उसकी क्वालिटी ठीक होनी चाहिए। तीसरा ये कि वो अफोर्डेबल प्राइस पर हो। अब ये तीनों पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स हैं। पाकिस्तान में कुछ माहिरीन ने ये एस्टिमेट किया कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कितने होते हैं, दे आर अराउंड 2.5% ऑफ जीडीपी। यानी फार्म गेट से लेकर जब मार्केट्स तक और मार्केट से एंड कंज्यूमर तक आपका क्रॉप हार्वेस्ट पहुंचता है या फ्रूट्स पहुंचते हैं, उसका 2.5% तकरीबन आपके जीडीपी का एनुअल लॉस होता है। अब उसको कंट्रोल करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है गवर्नमेंट के पास। इसी तरह रीप्रायोरिटाइज करने के लिए फूड प्राइसेस को स्टेबल रखने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस का सिस्टम है। अब यहाँ पर सपोर्ट प्राइसेस का सिस्टम सिर्फ 3 मेजर क्रॉप्स के लिए है, जबकि इंडिया के अंदर 24 क्रॉप्स के लिए है। इवन अनियन, टमाटर वगैरह इंडिया के अंदर इन पल्सेस के ऊपर बहुत बेहतरीन सपोर्ट प्राइस सिस्टम है। फिर जो सपोर्ट प्राइस सिस्टम है उसके अंदर यहाँ पर बजाते खुद बहुत खामियां हैं। वो सपोर्ट प्राइस जब इंक्रीमेंट की जाती है वो इंक्रीमेंट एड हॉक होता है, उस इंक्रीमेंट के पीछे कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं होती। मुझे अच्छी तरह याद है, पाकिस्तान आर्काइव्स में रिपोर्ट पढ़ी है 60s एंड 50s में वीट सपोर्ट प्राइस जो है उसके पीछे एक रिपोर्ट इशू की जाती थी एनुअली कि वीट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है और इतनी सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करने से हर छोटे से छोटा फार्मर जो है अपना प्रॉफिट हासिल कर सकेगा। अच्छा, ये थोड़ा सा बताइएगा कि जहाँ भी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कीमतों का तयन होता है क्रॉप्स की, वहाँ पे जो मिडिल मैन है और उसके साथ जो उसके साथ लिंक्ड वैल्यू एडेड चेन है, फॉर एग्जांपल शुगर के अंदर शुगर मिल्स हो गई, और वही नेक्सस है जो जिनकी ज़मीनें भी हैं, बिल्कुल, इनका प्राइसिंग पे कितना असरअंदाज होने के इम्कानात है? व्हाट इज योर स्टडी सेइंग कि आया ये प्राइसेस पे असरअंदाज, बिकॉज अगर सपोर्ट प्राइस बढ़ती है उससे भी इनको फायदा, बिल्कुल घूम के पूरी वैल्यू चेन में जो आप महंगाई की सूरत में कीमत अदा कर रहे हैं शुगर की ज्यादा, वो किसकी जेब में जा रहा है? ये थोड़ा समझाइएगा। वो जो लार्ज फार्म ओनर्स हैं और जो बड़े ग्रोअर्स हैं उनकी जेब में जा रहा है। एक मोटा सा उसूल तो ये है। दूसरा, उनकी कीमतों पर असरअंदाज होने की सलाहियत बहुत ज़्यादा है। आप शुगर केन की मिसाल ले लें तो शुगर केन आपको पता है इट्स अ पेरिनियल क्रॉप। अब शुगर हार्वेस्ट होने के बाद उसका जो टाइम है कि उसे क्रशिंग के लिए चले जाना चाहिए वो 20 दिन है। जितना ज़्यादा वो क्रशिंग के हार्वेस्ट होने के बाद पड़ा रहेगा गन्ना, वो खुश्क होना शुरू हो जाएगा और उसकी यील्ड कम, चीनी उससे कम बनेगी। अब लेकिन जो बड़े ग्रोअर्स हैं, जो मिल ओनर्स हैं, वो गन्ना परचेज नहीं करते टाइम पर। उन्हें उनकी ये जो है उनके साथ, हाँ, टाइम पर उनको एक तरह से ब्लैकमेल करना सही है कि आप कम प्राइस पर गन्ना बेचें। हुकूमत ने मुकर्रर किया हुआ प्राइसिंग तो का पूरा, इस तरीके से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे लाते हैं। इस तरह से कॉस्ट, अब दर हकीकत ये उनका अपना नुकसान भी है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे ले आए और दूसरों का प्रॉफिट कम कर दिया, ग्रोअर्स या फार्मर्स का, लेकिन अपनी यील्ड भी कम कर ली। जो चीनी की यील्ड है वो भी कम हो गई। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि अगर तो इन्होंने डाउन स्ट्रीम सेक्टर को या छोटे फार्मर्स को पैसा नहीं दिया उनका जायज, तो वो क्यों प्रोडक्टिविटी पे अपने स्पेंड करेंगे? अगर उन्हें एक चीज प्रॉफिटेबल ही नजर नहीं आ रही, बिल्कुल,
तो बीच में ये एक वक्त तक ही प्रॉफिट्स कमाएंगे ना शुगर मिल्स वाले, बिल्कुल। लेकिन फिर उसके बाद लोग, जो हमने देखा कि लैंड अंडर कल्टीवेशन है वो कम होता जा रहा है, तो अब पूरा साइकिल रिवर्स हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। ठीक है दुरानी साहब, आप जो फार्म रन करते हैं, आप किस तरीके से प्लान करते हैं कि अपने फार्म की प्रोडक्टिविटी को किस तरीके से बढ़ाया जाए? व्हाट इज योर प्लान? आई जस्ट वांट टू सी कि एज अ फार्म ओनर आपकी क्या स्ट्रेटजी होती है? व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू अदर फार्म ओनर्स? हम तो पहले देखते हैं कि पानी कितना होगा अवेलेबल, सही है कि हम अपनी ज़मीन को उसको दे सकेंगे। पहले तो तरजीह हमारी पानी की, उधर उस किस टाइम पे पानी हुआ क्या। उसके बाद हम देखते हैं बीज अच्छा मिलता है, बीज के लिए तो हर चीज़ देख के ही उसको उस तरीके से लगाना पड़ता है। बड़े बुनियादी सवालात हैं जिसमें आप लोग फंसे हुए हैं। फंसे हुए हैं। जब तक पूरी दुनिया आपसे 6 गुना 7 गुना ज़्यादा यील्ड निकाल रही है, आउटपुट निकाल रही है किसी भी क्रॉप का, हम अभी तक वो बुनियादी सवालात के जवाब नहीं दे पाए। इज दैट करेक्ट? जी बिल्कुल सही है। दूसरी बात यह है कि ये कह रहे कि 18th अमेंडमेंट के बाद एग्रीकल्चर जो यहाँ आ गया है, लेकिन एग्रीकल्चर नहीं है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कोई नई चीज़ आई है। वहाँ फिर एक नामनक्लेचर चेंज करके वहाँ फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट खोला गया है। यहाँ पे वही है। अभी प्लांट प्रोटेक्शन जो है वो अभी भी उधर ही है। अभी कुछ भी चीज़ चाहिए, सीड चाहिए, कुछ भी चाहिए, लेकिन उसके लिए परमिशन प्रोविंस को ऊपर से लेनी पड़ती है। तो ये चीज़ें भी होनी चाहिए प्रोविंस के पास को। कोई हमें बनाना का चाहिए, बीज चाहिए, बाहर से इंपोर्ट करना है, तो प्लांट प्रोटेक्शन और इजाज़त नहीं देते हैं कि आप बनाना यहाँ ले आएँ, बीज यहाँ ले आएँ। तो ये सहूलत प्रोविंस लेवल पे, मैं समझ वैसा को पता है कि प्लांट प्रोटेक्शन ये मसले आ रहे हैं बड़े। कोई चीज़ एक्सपोर्ट करो तो फिर भी मसले आ रहे हैं। ठीक है। अब नाज़रीन, हम आपको कुछ लेटेस्ट स्टैट्स भी दिखाएंगे दूसरी क्रॉप्स की। अकबर, द क्वेश्चन फ्रॉम यू इज, आप क्या इनोवेशन ला रहे हैं? क्या एक अपॉर्चुनिटी आप समझ रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर है जिसको आप एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं ताकि एफिशिएंसी लाई जाए? हम लोग हमारी कंपनी जो है फ्रजीज है, तो वहाँ पे हम लोग बेसिकली जो वैल्यू चेन है पूरी एग्रीकल्चर की, उसमें कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे हमें इनोवेशन करनी है। जैसे सर ने कहा कि सीड जो है एक मेजर इशू है, देन पानी का एक मेजर इशू है, फिर खाद का इशू है, फिर जो पेस्टिसाइड्स हैं या अद्वियात हैं उनका इशू है। तो अगर हम इन सबको एक यकजा करके एक जगह पे ले आएँ और उन सबको एक ही साथ किसान को जो है मुहैया कर दें। इसका मिसाल इस तरह से कि हम लोगों ने इस तरह के जो है पेस्टिसाइड बनाए थे जो कि आपको हर बार यूज़ नहीं करना है क्योंकि वो बैक्टीरिया बेस्ड हैं, तो वो जो है आपको सिर्फ और सिर्फ 5 ग्राम यूज़ करना पड़ता है 1 एकड़ पे। 5 से 10 ग्राम आप एकड़ पे यूज़ करते हैं, बजाय इसके कि आप जो है हर हफ्ते जो है आप उसको जो है स्प्रे करो। लाइक 1 kg जो है के करीब करीब आपको जो 1 एकड़ पे लग जाता है। तो इसी तरह से वो बैक्टीरिया का क्या फ़ायदा है, बैक्टीरिया जब ज़मीन में जाता है और ज़मीन में खाद है या कोई भी जो है आपने इवन गोबर ही डाला हुआ है तो उससे जो है वो उसमें मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है। ये बताइए कि आपका जो एक्सेस है टुवर्ड्स द फार्म्स, बिकॉज दिस इज योर मार्केट ना, दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू सेल टू देम। बिल्कुल ऐसे वो किस तरह से मुस्तैका में इज गवर्नमेंट सपोर्टिंग? बिकॉज गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोग्राम्स किए थे, काफ़ी इंक्यूबेटर्स भी आ गए। आपको इन तक रसाई किस तरह मुमकिन बनाई जा सके? आर यू सॉल्विंग दिस पजल? इस पजल को जो है एड्रेस करने के लिए NIC कराची में कुछ स्टार्टअप भी जो हैं वो काम कर रहे हैं। हम लोग डायरेक्टली इस पजल को जो है सॉल्व नहीं कर सकते। बिकॉज आप जितनी इनोवेशन लेकर आएंगे, अगर इनको नहीं पता होगा और इनको सही सब तौर पे समझा नहीं पाएंगे तो आपकी तो सेल्स ही नहीं होंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें जो कुछ इदारे हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे जो है हमारे साथ काम करते हैं और कुछ इदारे जैसे कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल और PCSIR हैं, इनके साथ मिलकर हम लोग फार्मर्स फील्ड स्कूल का इनेकाद करते हैं। वहाँ पे हम लोग जो है, हमारी कोशिश तो ये है कि गवर्नमेंट के साथ मिलके ही कुछ ऐसे जो है फील्ड ट्रायल्स किए जाएँ जहाँ पे सिर्फ फील्ड ट्रायल्स ना हो, वो एज अ कह रहे हैं स्कूल हो जहाँ पे किसानों को उस चीज़ के बारे में ट्रेन भी किया जाए। इस उनकी ट्रेनिंग क्योंकि इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो एक्चुअल जो है वर्कर्स हैं जो आगे किसान कितना ट्रेंड है ये बताएंगे ज़रा कि आपकी ऑब्जर्वेशन क्या रही है? अगर किसान लोकली जो टेक्निक्स हैं उनके हिसाब से तो वो आउटस्टैंडिंग वर्किंग करता है, लेकिन जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं या उनके हिसाब से अगर वर्किंग करनी है तो मैं कहूँगा कि 1% भी मुश्किल है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान का जो किसान है ऑन एवरेज आपकी राय के मुताबिक 1% भी तैयार नहीं है बैनुल-अक़वामी कवानीन या बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड से हम आंग होने के लिए? इज दैट करेक्ट? सो दैट्स अनदर बिग इशू कि वो जी प्लीज मैं इनका आसान कर देता हूँ चीज़ है। जी जी ये बात है कि आपकी कंपनी प्रोड्यूस कर रही है तो यू हैव टू डू मार्केटिंग एंड सेल्स। बिल्कुल। इसका बड़ा अच्छा तरीका है कि हर जगह के किसान को पकड़ें, वहाँ पे आप मॉडल फार्मिंग कराएं, उनको अपने जो प्रोडक्ट से कराएं,
सीन एंड बिलीविंग वाली बात होती है, याद रखें। और हमारे यहाँ मुल्क के अंदर भेल चाड़ है। अगर आपका प्रोडक्ट कामयाब हो जाता है तो ये खुद ही हर जगह लगना शुरू हो जाएगा। अगर हम हुकूमत की तरफ देखते रहेंगे, हुकूमत करेगी नहीं, आप खुद इनिशिएट करें और ख़ुद इसी के अंदर आप डालें। अगर आप समझते हैं कि आपका प्रोडक्ट जो है बड़ा फिजिबल है किसानों के साथ, व्हाई नॉट। मगर मैं एक और बात करूँगा कि हम जो हमारे यहाँ जो पेस्टिसाइड इस्तेमाल होते हैं जो पाकिस्तान में, उसमें फेक्स भी आते हैं बहुत, ठीक है ना। अब बात है कि हम पेस्टिसाइड के ऊपर जो है ना दुनिया हट रही है, आप लोग जा रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर। मिसाल है, अगर कन्वेंशन प्रोडक्ट 100 रुपए का है, ऑर्गेनिक आप बेचेंगे तो 400 रुपए का। ठीक है, आप ऑर्गेनिक कैसे जाएंगे, हम खाद रियल जाएंगे। अब देखें पेस्टिसाइड के ऊपर हमने कैसे काम करना है। जो कीड़ा मकोड़ा आता है ना, आप बायोलॉजिकल वे में आओ, सही, वो ऐसा कीड़ा पैदा करो वो कीड़े को खा ले। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही। तो ये दुनिया के अंदर अप्लाई हो रही है, तो इसलिए ऑर्गेनिक जो है बढ़ रही है। मेरा ये कहना है कि अगर हम 25-30 साल पीछे चले जाए ना तो हम एक्चुअली ऑर्गेनिक थे। सही है। आज हम ऑर्गेनिक से हट गए, हमें गलत डायरेक्शन में लगा दिया। हमें क्या दिखाया, यार ये करेंगे ना से हील बढ़ जाएगी, वो बढ़ तो गई मगर बर्बादी भी आ गई। तो बात है कि हाँ, तो ऑर्गेनिक पे जाएं जो हम थे गोबर वाले। सही। तो मैं कहता हूँ कि शुरू में आपको प्रॉब्लम होगी मगर आहिस्ता आहिस्ता आप उससे निकलेंगे। और बात ये कि देखें, अब मैं आपको बात ये कि पेस्टिसाइड जो है ना वो इंसान की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। जब MRL आ जाता है, MRL आ जाता है, रेजिड्यूज उसमें निकल आते हैं, तो आपकी जो शिपमेंट है ना उसको वो डम कर देते हैं। सही है। या आपको मुल्क को बैन भी कर देंगे अगर ज्यादा फ्रीक्वेंटली आपके पास। तो क्वालिटी को बेहतर होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सिर्फ हाँ देखें, मैं तो मेरी कौम है 12-22 करोड़ की, दुनिया को भी एक्सपोर्ट कर रहा है। मैंने अपने लोगों को भी तो देखना है कि जो मैं प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा हूँ ये हार्मफुल तो नहीं है इनके लिए। एक्सपोर्ट तो नहीं हर चीज़ है ना जी, लोकल देन एक्सपोर्ट। जाहिर बात है जब जिस दिन हमने लोकल अच्छी चीज़ दी है तो एक्सपोर्ट तो खुद बढ़ जाएगी आपकी, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो बात है कि अगर दुनिया की अगर मैं एक्सपोर्ट देखूँ फ्रूट एंड वेजिटेबल की $200 बिलियन की, अगर वैल्यू एडिड पुट करूँ तो 400 बिलियन से ऊपर क्रॉस जाता है। और हमारा शेयर क्या है, खैर मैं सिर्फ फ्रेश की बात करता हूँ, 200 बिलियन में 730 मिलियन, आई थिंक 0.4 समथिंग हमारा ये रेशियो। तो ये कितनी आसानी से हम ले सकते हैं शेयर, क्योंकि जो आपके आसपास ऐसे मुल्क हैं जो एग्रीकल्चर मुल्क नहीं है मगर इतने। केले का एग्जांपल दूं आपको, केला ऐसा प्रोडक्ट है अगर हम इस पर सही तरह मेहनत कर लें और इसकी जो नर्सरी जो डेवलपमेंट कर लें यहाँ पाकिस्तान में, जो वैरायटी यहाँ उगा लें, ट्रस्ट में इन 3 इयर्स $1 बिलियन की इंडस्ट्री बन सकती है केला। मैं आपको इसकी वजह भी बताता हूँ कैसे बनेगी। मिडिल ईस्ट पूरा केला इंपोर्ट करता है, चाइना वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर भी है मगर इंपोर्ट भी करता है। और आपका पूरा CIS कंट्री जब CPEC बनेगा, रूट जितने मुल्क आते हैं रशिया तक, सब साउथ अमेरिका से, इक्वाडोर से इंपोर्ट करेंगे। यहाँ से आप ट्रांसिट हफ्ते में पहुंचेंगे और वहाँ से जो वेसल आता है 25 दिन में आता है, मिडिल ईस्ट में आता है 25 दिन में, और यहाँ 3 दिन में आपका फ्रेट कम, आपका ये नहीं। यही प्रोडक्ट सिर्फ मैं केले की मिसाल दे रहा हूँ, सिंध के अंदर इनकलाब आ जाएगा इसी प्रोडक्ट के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, हमारा शेयर, हमारे GDP का दुनिया में शेयर भी इतना ही है लगभग, बाय द वे, सो इट्स वेल इन लाइन विद आवर GDP शेयर एज वेल। नाज़रीन, अगर कुछ लेटेस्ट स्टैट हमने दिखाए खास तौर पे वीट की यील्ड की, तो 2 पॉइंट अगर हम ग्लोबली देखें तो वीट वाइज अगर टॉप ममालिक का जायजा लें तो न्यूजीलैंड, नेदरलैंड्स, ये वो आयरलैंड, ये वो ममालिक हैं जहाँ पे वीट की बहुत ज़्यादा यील्ड है। और अगर अब पाकिस्तान का कंपेयर किया जाए तो 2.8 मेट्रिक टन पर हेक्टर पाकिस्तान की यील्ड है, और चाइना का देखा जाए तो 5.4 मेट्रिक टन पर हेक्टर, जो अगेन 250% ज़्यादा है। सो आपका जो पड़ोसी मुल्क है वो आपसे 250 गुना ज़्यादा बेहतर तरीके से वीट को प्रोड्यूस कर रहा है, जिससे आप, और वो कमर्शियल एज वेल, एंड यू हैव द डायरेक्ट एक्सेस टू दैट कंट्री। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इसी तरफ इशारा किया रिसेंटली कि चाइना से आप बेहतर क्वालिटी के बीज या बेहतर क्वालिटी के प्रोसेसेस को इंट्रोड्यूस कराएं, लो कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्रिप इरिगेशन को लेकर आएँ, ताकि आप क्विकली ये ट्रांजिशन कर सकें। बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट हेयर कि आप अपना जो GDP है, एग्री GDP जो है आपका, उसको 2.5 या 3 टाइम्स में बहुत आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो इट्स अ ह्यूज पोटेंशियल। अगर हम मजीद आगे चलें, एक और स्लाइड पे देखें और ओवरऑल वीट की प्रोडक्शन की बात की जाए तो देखें अगेन बहुत ही अनसर्टन प्रोडक्शन रही है गुज़िश्ता 5 से 6 सालों में, और जो डिमांड है पाकिस्तान के अंदर वीट की, बिकॉज आप अगेन वन ऑफ द टॉप 10 कंट्रीज बाय पॉपुलेशन में शामिल होते हैं, तो आपकी डिमांड ज़्यादा है, आप अपनी प्रोडक्शन के लिए भी नहीं अरेंज कर पा रहे ये बुनियादी अजनास। अगर मजीद आगे चलें तो हम आपको और
कुछ स्लाइड्स दिखाएंगे जिसमें शुगर केन की प्रोडक्शन भी दिखाएंगे। तो शुगर केन भी अगेन वी ग्रो एंड देन वी अगेन डिक्लाइन, कोई सर्टेनिटी नहीं है ओवरऑल प्रोडक्शन में, कोई स्ट्रैटेजी नहीं दिखती, कोई ग्रोथ रेट कंसिस्टेंट नहीं दिखता। दैट्स अ की इशू। सो आसिम साहब, सबसे बड़ा पॉइंट कि अगर तो इधर एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करना है, सो टारगेटेड टैक्सेशन एग्रीकल्चरिस्ट से वो लोग जो कि इस पाए का बड़ा हिस्सा हासिल करते हैं, किस तरीके से लिया जाए और उसमें क्या रुकावटें हैं? देखिए, सबसे जो आपने कहा बड़े फार्मर्स, ये बड़ा हिस्सा, ये तकरीबन 8,000 फार्मर्स हैं। सही है। जो पाकिस्तान का 21% ऑफ कल्टीवेबल लैंड कमांड करते हैं। वो तकरीबन 1 करोड़ एकड़ से ज़्यादा है वो जो लैंड है। सही है। तो आप डायरेक्टली ने अब जो FBR है, FBR के फार्म के अंदर, आयरिस के अंदर एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स वो एग्जाम्पशन क्लेम कर देते हैं और उसके बाद FBR जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ शेयर करता है उनकी इन्फॉर्मेशन। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को चाहिए उस पर वो टैक्स जो उनके टैक्स रेट से बनता है, हॉरिजॉन्टल इक्वालिटी क्रिएट कर दें अक्रॉस सेक्टर्स। सही है। आइन में है ना कि सारे इंसान बराबर हैं, तो अगर आपने एक सेक्टर से आमदन अर्न करने वाले को एग्जाम्प्ट किया हुआ है, इसका मतलब वो तो बराबर नहीं है जो उसका बर्डन उठा रहा है। इंडस्ट्रियल मेरा आपसे एक और सवाल है कि 8,000 फार्मर्स में से या इनकी एलाइड इंडस्ट्रीज में से हाउ मच डू यू सी आर देयर इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर? इनका मेजर कॉरिडोर्स ऑफ पावर में होगा यकीनन। ये जो महबूबुल हक साहब थे पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर, उनकी एक स्पीच है 1985 या 84 की गलबन असेंबली में। उन्होंने असेंबली के फ्लोर पर कहा था कि मैंने पूरा प्रपोजल और इन ज़मीनों को, इन फार्मर्स को कैसे ट्रेस करेंगे, ये सारी चीज़ें पुटअप की हैं, लेकिन अप्रूवल में यही लोग रुकावट बने हुए हैं जो असेंबली में बैठे हैं। सो व्हाट डू यू सी हियर इज कि ये तो एक फंडामेंटल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। यस। कि अगर आप एक चीज़ को जो कि आम आवाम के लिए बेनिफिशियल है आप पार्लियामेंट में लेके जाएंगे तो उनके फाइनेंशियल गेन्स स्टॉप हो रहे हैं, दैट्स व्हाई दे विल स्टॉप सच रेगुलेशन। इज दैट करेक्ट? बिल्कुल ऐसा ही है, उनके फाइनेंशियल गेन्स खत्म हो जाएंगे, टैक्स इवेजन खत्म हो जाएगी। 1985 की टैक्स रिफॉर्म कमीशन की रिपोर्ट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन डॉक्यूमेंट की गई है पूरे सैम्पलिंग सर्वे वगैरह करके। तो उन्होंने बताया कि जी लैंड क्रूजर्स की और इसी तरह हाईली वैल्यूड कैपिटल परचेजेज एग्रीकल्चरल इनकम से दिखाई गई हैं। सही है। मुख्तलिफ लोगों के जो पॉलिटिकल एलिट्स हैं उनके टैक्स रिटर्न में, हालांकि वो उनकी इंडस्ट्रियल इनकम है। ठीक है। बाकायदा डॉक्यूमेंट किया गया, लोगों ने अदर सोर्सेज ऑफ इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम दिखाया टैक्स इवेजन के लिए। तो इट्स अ विंडो फॉर टैक्स इवेजन। सो आप ये कह रहे हैं कि अगर टैक्स बचाना है तो एग्रीकल्चर इनकम शो करा के और उससे कुछ भी खरीद लें, उससे कुछ भी खरीद और लें। आप पे लागू नहीं होगा, किसी किस्म का बिल्कुल सवाल नहीं पूछा जाएगा। कोई सवाल अच्छा, एक और सवाल है कि ये जब भी आप इसको आगे बढ़ते हैं तो वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन जाता है कि ये सूबों की सवाबदीद है कि वो खुद अपने सूबे में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नाफिज करें, उसको कलेक्ट करें। देखिए, ये आज से नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, कॉन्स्टिट्यूशन 1956, 62, 73 और फिर पोस्ट 18 अमेंडमेंट, ये मसला जब से चल रहा है। ठीक है। और तब से ये फेडरल सब्जेक्ट है इंडिया के अंदर भी, ये तब से ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। फेडरल गवर्नमेंट के ये इनकम टैक्स एग्जाम्पशन, इंडिया में भी इसी तरह यूनियन इनकम टैक्स से एग्जाम्पशन है एग्रीकल्चर को। लेकिन इंडियन प्रोविंशियल स्टेट्स जो हैं दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। ठीक है। कई स्टेट्स ऐसी हैं जो अच्छा टैक्स कलेक्शन कर रही हैं और वो उससे फिर आपकी फाइनेंशियल फिस्कल सस्टेनेबिलिटी आ जाती है इस सेक्टर में। सही है। इस सेक्टर में इनोवेशन लाने के लिए, सपोर्ट प्राइस देने के लिए आपके पास बास्केट ऑफ रिसोर्सेज मौजूद होना चाहिए। ठीक है। आप दूसरे सेक्टर से रिसोर्सेज ड्रॉ करके इस सेक्टर में इंजेक्ट करेंगे तो इस तरह फिर एक इन्फेंट इंडस्ट्री आर्गूमेंट है, हमेशा टेक्सटाइल के लिए भी दिया जाता है और एग्रीकल्चर के लिए भी। ये ऑटोज के लिए भी 30 सालों तक दिया गया था, क्वालिटी इंप्रूव नहीं हुई। अब देखिए इसमें मैं मेरा एक आर्गुमेंट है कि इन्फेंट जो है उसकी भी तो कोई एक तबई लिमिट होनी चाहिए। इन्फेंट कैन नेवर बी इन्फेंट मैच्योर हो, कब वो मैच्योर हो। ठीक है। आई थिंक टुवर्ड्स द एंड आप ये बताइए कि आर यू रेडी टू पे टैक्सेस? यस, अब टैक्स दे रहे हैं, एग्रीकल्चर टैक्स दे रहे हैं, टैक्स ढल दे रहे हैं, आबियाना दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं और तकरीबन सारे जमींदार दे रहे हैं टैक्स। ठीक है। जो 3 टैक्स दे रहे हैं, एक टैक्स नहीं, इनकम टैक्स भी दे रहे हैं, ढल भी दे रहे हैं, आबियाना भी दे रहे हैं। सही है। 3 दे रहे हैं। कलेक्शन का थोड़ा सिस्टम खराब है लेकिन टैक्स दे रहे हैं जो भी दे रहे हैं। सही। तो जो आ रहा है टैक्स नेट में वो टैक्स दे रहा है। जी टैक्स आ रहा है। कितना परसेंट कॉर्पोरेटाइज हो गया ये पूरा टैक्सेशन का निजाम, खासतौर पर एग्रीकल्चर को लेके? आप क्या समझते हैं? आप तो दे रहे हैं, लेकिन ओवरऑल आपके जो दूसरे फार्मर्स हैं वो सब इसी अंदाज में दे रहे हैं? बिकॉज अगेन दिस इज लाइक कॉन्फ्लिक्ट, ही इज टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स, यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स। वो कह रहा है कि आप लोगों को लेना चाहिए, लाना चाहिए, आप कह रहे हैं हम तो 3 दे रहे हैं। नहीं, असल मसला ये है कि टैक्स दे रहे हैं, सब तकरीबन दे रहे हैं, छोटे हैं बड़े हैं टैक्स दे रहे हैं, क्योंकि जब
असेट्स भरते हैं तो उसमें से टैक्स को क्लियर करना पड़ते हैं, गाड़ी लेनी है तो फिर भी टैक्स बताने पड़ते हैं कि टैक्स देते हैं, अदरवाइज तो वो गाड़ी भी नहीं ले सकते। अभी तो गिरोह भी गाड़ी नहीं ले सकता है। अब टाइटन किया है इन्होंने। जी हाँ, ट्रैक्टर लेनी है तो फिर भी टैक्स देने हैं। लेकिन और भी मसला अभी मैंने जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया, यहाँ पे बैंकिंग का मसला है बड़ा। सही, हाँ। लास्ट टाइम भी मैंने कहा था आपको, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट नहीं है। ट्रैक्टर लेना है आपको तो उसके लिए जमीन मार्गेज करनी पड़ेगी। सही, अगर आपको बस लेनी है, ट्रक लेनी है तो वही मार्गेज करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। कार लेनी है तो वही मार्गेज करनी पड़ेगी। लेकिन ट्रैक्टर लेनी है तो पूरी जमींदारी उसको। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट। आप ये बताइए टेक्नोलॉजी को टुवर्ड्स द एंड क्यों फोकस होना चाहिए यहाँ से, खासतौर पे एग्रीकल्चरिस्ट के लिए, इफ दे वांट टू इनोवेट? टेक्नोलॉजी बेसिकली जो एक चीज़ है वो हाईली एफिशिएंट करने के लिए या इफेक्टिव करने के लिए चीज़ों को जो है हमें ज़रूरत है एग्रीकल्चर में। एफिशिएंसी विद रिस्पेक्ट टू वाटर एंड सीड एंड इफेक्टिवनेस विद रिस्पेक्ट टू फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। तो हर एरिया के अंदर इसकी एफिकेसी बहुत ज़्यादा आ सकती है। सही है सर, योर फाइनल टेक। सर मैं ये ज़रूर कहूँगा टैक्स के ऊपर, बात ये है कि हम लोग जब एक्सपोर्ट करते हैं ना तो हमारा 0.25 EDF टैक्स करता है, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड। ठीक है। तो हमने हुकूमत से बात की है, इसलिए कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में रज़ाक दाऊद साहब के, तो हमने कहा है कि जी आपसे ये करेंगे जी जितना टैक्स जो हो रहा है उसी के ऊपर अप्लाई हो जाए। जो इन्होंने बात की टैक्स की, इन्होंने भी बात की, मैं कहता हूँ ये टैक्स लें और इन पे ही लगा दे रिसर्च के ऊपर। मैं कहता हूँ सब बढ़ चढ़कर हिस्सा देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत बहुत शुक्रिया वही साहब प्रोग्राम में शामिल होने। कासिम साहब, इट्स ऑलवेज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। दुरानी साहब, बहुत अच्छा लगा कि आप आए। बहुत बहुत शुक्रिया अकबर, आपने टेक्नोलॉजी का इनपुट दिया। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वो खत्म हो जाता है। यू हैव टू फोकस कि यहाँ से यील्ड्स बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी को किस तरह से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, पॉलिसी में क्या तब्दीली लानी पड़ेंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि आप एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट में रोल बढ़ाएं, उसका शेयर बढ़ाएं, ताकि आप यहाँ से फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकें। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वो खत्म हो जाता है। अपने मेज़बान बाकर अब्बास जाफरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।